सवाल यह है कि दुराशय है क्या? जो छोटी मोटी चर्चा आपसे हुई थी उस समय, क्या है दुराशय? जान गए थे आप, एक तरह की सोच है, मन की दशा है जो अपराधी के दिमाग में रहती है ना। और कुल मिला के आपकी भाषा में कहें तो जो कार्य की प्रकृति है और जो उसका परिणाम है, अगर ये वो जान रहा है अपराधी यानी कि कार्य करने वाला, तो समझ लो कि ये कहा जाता है कि वो दुराशय के साथ वो कार्य कर रहा है। तो कुल मिलाकर अपराध को करने की मानसिक सोच है ये आपकी, और कुछ नहीं है। ये एक फैक्ट ऐसा है जो सामने वाले को दिखाई नहीं देता, क्योंकि मन की दशा है तो मन में रहती है। तो जो आदमी अपराध करने वाला है उसके मन में क्या चल रहा है ये उसको सामने वाले को ना दिखाई देता है ना उसको महसूस कर सकता है। बस ये है कि थोड़ा बहुत उसकी दशा से जो मानसिक जो शारीरिक उसके हाव भाव हैं उससे वो एहसास कर सकता है कि हाँ कुछ होने वाला है, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जान सकता। तो एक सवाल यहीं से आता है, दुराशय मतलब मिंसरियत, ठीक है, मना स्थिति, ऐसे शब्द यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि दुराशय जो है वो मन की दशा है, और ये पूरी अपराध विधि में यानी कि आईपीसी में कहीं भी परिभाषित नहीं है। एक सवाल ध्यान रखना विशेष तौर से कि पूरी आईपीसी में किसी भी धारा में दुराशय शब्द परिभाषित नहीं है। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। और आपके समझने के लिए सिंपल सा है कि दुराशय एक मन की दोषपूर्ण स्थिति है जिसमें अपराधी को कार्य करने की जो पूर्वानुमान है, जो उसकी दशा है, वो सब मतलब पता रहता है, कार्य की प्रकृति पता रहती है, उसका परिणाम पता रहता है। तो एक तरह की दोषपूर्ण स्थिति है। तो यहाँ आप लोग इससे समझ सकते हैं। लेकिन जो पूरा सवाल बनता है यहाँ से वो इसके केस लॉ से सवाल आता है। मेंस का तो अलग है सवाल, लेकिन जो हम लोग अभी पीढ़ी पढ़ रहे हैं तो पीढ़ी के हिसाब से जो सवाल आता है वो खास तौर पर इसके केस लॉ से आता है। तो एक सवाल तो ये आएगा कि दुराशय कौन सी धारा में परिभाषित है, ठीक है। तो ध्यान रखना दुराशय किसी भी धारा में परिभाषित नहीं है, पूरी किसी का। दूसरा, दुराशय के नाम से ये कहीं आपको मिलेगा भी नहीं, मिलेगा जरूर हर अपराध के साथ मिलेगा, लेकिन दुराशय के नाम से किसी अपराध के साथ नहीं मिलेगा। तो ये हर अपराध के साथ अलग अलग अपराध उसी की तरह अलग अलग नाम से मिल जाएगा तुम्हें। तो बहुत सारे नाम इसके मिल जाएंगे। तो जैसे हम लोग चोरी करने जाएंगे तो बेईमानी के नाम से मिल जाता है, कहीं द्वेषपूर्ण के नाम से मिल जाएगा, है ना, कहीं आपराधिक नाम से मिल जाएगा, ऐसे करके, है ना। तो अलग अलग नामों से ये मिलेगा। तो जो जरूरी है यहाँ पर वो हम लोग चर्चा कर रहे हैं मैं फ्री के हिसाब से। असल में दुराशय जो है, जो आईपीसी के हिसाब से, ये इसकी जो शुरुआत हुई स्थिति में एक मामला आया फादर बनाम फैसिड करके। ये ऊ भी हो सकता है और वाह भी आ जाएगा, नाम में थोड़ा बहुत अंतर वहां चलता है। फादर बनाम फैसिड, ये 16वीं सदी में एक मामला आया और इसमें जो है इस मामले में उत्पत्ति मानी जाती है दुराशय के सिद्धांत की, ठीक है। असल में पहले तो ये सुना जाता है, कोई पूर्व काल में कहते हैं कि जो है पहले तो जानवरों को भी हम लोग सजा दे देते थे, लेकिन अब चूंकि आवश्यक तत्व में आप जो बात कर रहे हो यहाँ केवल मानव की हम लोग बात किए, मानव के अलावा किसी भी अन्य जीव जंतु को हम जो है अपराध में शामिल नहीं कर सकते। तो केवल जो सजा देंगे, जो दंड देंगे, तो दंड का पात्र जो है केवल मानव ही है। सामान्य नियम की हम लोग बात करते हैं और किसी की नहीं। तो अब दुराशय जो कि मन की दशा है, मानव के दिमाग में आ सकती है, ऐसा हम लोग जानते ही हैं। तो यहाँ जो इसका दुराशय का जो महत्वपूर्ण, चूंकि हम लोग जानकर पहले से बात की हम लोगों ने कि इन चारों में से अगर कोई भी नहीं होगा तो अपराध नहीं होगा, और जब अपराध नहीं होगा तो हम उसे दंड नहीं दे सकते। तो उसका एक सबसे महत्वपूर्ण यहाँ से हम लोग जो बात कर रहे हैं दुराशय की, दुराशय नहीं तो दंड नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत आगे प्रतिपादित हुआ, परंपरागत सिद्धांत कहा जाता है।
उसे दुराशय कहा। तो दुराशय है तो दंड है, दुराशय नहीं है तो दंड नहीं है। आवश्यक तत्वों में अगर मानव है और उसने कार्य भी किया, उसको क्षति भी हुई अगले को, लेकिन उसने वो जो कार्य किया वो दुराशय के साथ नहीं किया, अनजाने में कोई भी बात हो सकती है उसके साथ। असल में यहाँ हम कोई एक शब्द लेकर नहीं चल सकते, अगर एक शब्द लेकर चलोगे तो आपका एरिया वो छोटा हो जाएगा। तो अब यहाँ दुराशय नहीं है तो दंड नहीं, ये सिद्धांत देखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ ये बात जो है 16वीं सदी में फॉलर बनाम फैशन के मामले में ये सिद्धांत की उत्पत्ति मानी जाती है, यहीं से हम लोग बात करते हैं। असल में एक सूत्र आपने देखा सुना होगा, पढ़े होंगे के दौरान, कि किसी भी व्यक्ति को कोई कार्य तब तक दोषी नहीं बनाता जब तक उसने वो काम जो है दुराशय के साथ ना किया हो या दूषित मन के साथ ना किया हो। ऐसा एक आप सूत्र पढ़े होंगे, तो ये उसी की बात करता है। तो इस मामले में फॉलर बनाम फैसिट के मामले में लॉर्ड क्रीमियम जो जस्टिस थे, उन्होंने जो है कहा कि भैया दुराशय का जो आवश्यक तत्व है, दुराशय इस अपराध का आवश्यक तत्व है और इसके बिना किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तो दुराशय का होना जरूरी है। और सवाल की हम लोग जो बात करते हैं, तो देखो एक तो ये उत्पत्ति किस मामले में हुई, ये सवाल आ जाएगा, ठीक है। दुराशय की उत्पत्ति 16वीं सदी में ब्रिटेन में इस मामले में हुई। अच्छा, इसके जस्टिस कौन थे? लॉर्ड क्रीमियम, ठीक है। यहीं से सिद्धांत प्रतिपादित हुआ है ना, एक्टस नॉन पैसिव क्रियम निसी मेन से क्रिया वाला जो आप पढ़ते हो, वो सिद्धांत इसी में प्रतिपादित हुआ। और यहीं से हम लोग बात करते हैं दुराशय के परंपरागत सिद्धांत की, उसकी उत्पत्ति यही हुई। तो जो जरूरी था वो ये है कि दुराशय कब होगा तो हम दंड देंगे, कब नहीं होगा तो दंड नहीं देंगे, ठीक है। तो यहाँ असल में जो सबसे बड़ी बात थी शुरुआत में, अभी एक बाद में सिद्धांत आएगा अन्वयिक सिद्धांत, शुरुआत में ये था कि दुराशय नहीं तो दंड नहीं। आदमी का कार्य भले साबित हो जाए, लेकिन अगर कार्य करने वाले का दुराशय सामने वाला साबित नहीं कर पाया तो उसे न्यायालय सजा नहीं देता था, उसे बाइज्जत बरी कर देता था। और ये परंपरा कई सौ सालों तक चली, ठीक है। बाद में ये हुआ कि एक मामला आया आर बनाम प्रिंस का, आर बनाम प्रिंस का एक मामला आया और उसमें जो है ऐसे ही बड़ा मतलब असमंजस वाली स्थिति आ गई न्यायाधीश के सामने कि अगर हम पुराने सिद्धांत को लागू करते हैं तो एक परंपरा पड़ जाएगी। परंपरा चूंकि पड़ चुकी थी, सिद्धांत का नाम ही परंपरागत है, और अगर आज इस मामले में हमने निर्णय दे दिया उस सिद्धांत को सुनकर, तो नजीर फिर से नहीं बन जाएगी नई मामले में, क्योंकि वो मामला जो है व्यापरण का था, किडनैपिंग का था। इसमें जो है एक 18 साल से कम लड़की को एक व्यक्ति जो है उसके गार्जियन की बिना अनुमति के जो है लेकर चला जाता है और वो एफआईआर दर्ज कराते हैं, जो उसमें शिकायत करते हैं। तो जब मामला न्यायालय में जाता है तो न्यायालय में जाता है तो उसकी सुनवाई होती है। सुनवाई के दौरान पुराने सिद्धांत के अनुसार उसने ये साबित हुआ कि ये लड़का इस लड़की को लेकर गया उसकी पिता की अनुमति के बिना, ये साबित हो गया, यानी कि कार्य साबित हो गया। लेकिन जब बात आई दुराशय को साबित होने की, तो दुराशय को जब साबित होने की बात आई तो दिक्कत आई, क्योंकि उस लड़के ने कहा कि जैसा इस लड़की को देखकर जो है प्रथम दृष्टया ये नहीं दिखता कि लड़की नाबालिग है, इसके शरीर के डील डॉल से, इसके सेहत से ये लगा नहीं मुझे। और चूंकि मैं एक रास्ते से जा रहा था और ये रास्ते में लिफ्ट मांग रही थी, इसने मुझे लिफ्ट मांगी तो मैंने बाइक रोक दी, गाड़ी रोक दी, जो भी होगी।
और इसने कहा कि मुझे फला जगह तक जाना है, और मैं उधर ही जा रहा था चूंकि, और देखने से मुझे लगा कि ये वालिद है, इसलिए मैंने इसे लिफ्ट दे दी और मैं इसे साथ लिए चला गया। मेरे मन में कतई दुराशय नहीं था, कोई मतलब ऐसी सोच नहीं थी अपराध करने की, मुझे क्या पता ये वालिद नहीं है। अब बात ये थी न्यायालय के सामने कि जो दूसरे के दिमाग की सोच है वो न्यायालय कैसे पढ़ लेगा, जो मैं कह रहा हूं वही सही है। तो उसके पिता के द्वारा इसका कार्य तो साबित कर दिया गया, लेकिन सोच साबित नहीं कर पाए। तो जब नहीं कर पाए, अब जस्टिस के सामने, न्यायाधीश के सामने ये सबसे बड़ा प्रश्न था कि अगर हमने इतने खतरनाक मामले में आज इसको बेगुनाह साबित कर दिया तो फिर ये नजीर बन जाएगा ऐसे मामलों में भी, क्योंकि नजीर तो पहले से ही बना हुआ है, नाम से ही परंपरागत सिद्धांत परंपरा पड़ गई और जस्टिस होता रहा, और शुरुआती दौर में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब उनके सामने ये दिक्कत थी कि आज ये पहला मामला है ऐसा, और अगर हमने आज इसमें उस सिद्धांत के अनुसार निर्णय दे दिया तो फिर ऐसे ही होता चला जाएगा। और फिर उन्होंने कहा, जस्टिस थे, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है ये नाम टाल्सन का, तो इसमें उन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं चलेगा। तो जस्टिस ब्लैकबर्न थे, उन्होंने निर्णय दिया उसमें कि जो दुराशय है वो तो अपराधी के मन की दशा है, वो तो उसके मस्तिष्क में रहता है, और किसी के मन की दशा कोई सामने वाला पढ़ नहीं सकता, देखने से जान नहीं सकता। तो ऐसे में उस अपराधी के मन में क्या है ये कैसे साबित होगा, और सामने वाला कैसे साबित कर पाएगा। तो उन्होंने अपना निर्णय एक नया सिद्धांत कहो कि नया सिद्धांत प्रतिपादित करते हुए और अपना निर्णय सुनाया। उन्होंने कहा नहीं, आज से हम एक नया सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं, और आज से ये माना जाएगा कि दुराशय अभियुक्त के मन में होता है, मन में छिपा होता है, उसे सामने वाला जान नहीं सकता। तो इसलिए आज के बाद से हम ये मानकर चलेंगे कि यदि कोई व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है, अपराध कर रहा है, तो वो दुराशय के साथ ही कर रहा है, ऐसा माना जाएगा। अगर उसका कार्य साबित हो गया, गलत कार्य साबित हो गया, तो हम उसका दुराशय मान लेंगे कि वो दुराशय था, और अगर उसमें दुराशय नहीं था तो फिर अपराधी खुद साबित करे कि मेरा दुराशय नहीं था। अब सामने वाले को साबित करने की जरूरत नहीं है, और वो उनका निर्णय जो है, फिर जो नजीर पुराना बन रहा था वो नई नजीर बन गई, और उस दिन के बाद से दुराशय में हमारी अपराध विधि के क्षेत्र में दो सिद्धांत लागू होते हैं। एक परंपरागत सिद्धांत, दुराशय का परंपरागत सिद्धांत, और दूसरा दुराशय का अन्वयिक सिद्धांत, प्रलक्ष्य सिद्धांत भी बोलते हैं इसको। तो एक में दुराशय साबित करना होता है, यानी कि परंपरागत सिद्धांत में दुराशय साबित किए तो सजा मिलेगी, नहीं किए तो नहीं मिलेगी। दूसरे सिद्धांत में जो अन्वयिक सिद्धांत है, उसमें दुराशय को साबित करने की जरूरत नहीं होती, बस कार्य साबित हो जाए। और हमारी जो आईपीसी है वो पूरी आईपीसी इन्हीं दोनों सिद्धांतों पर आधारित है। ऐसा नहीं कि पुराना वाला खत्म कर दिया गया, दोनों सिद्धांत हमारी आईपीसी में लागू होते हैं। एक में दुराशय साबित करना होता है और दूसरे में दुराशय साबित मान लेते हैं। तो कुछ ऐसे अपराध हैं जिनमें दुराशय को साबित करने की जरूरत नहीं होती, और कुछ ऐसे अपराध हैं जिनमें दुराशय को साबित करने की जरूरत होती है। तो बहुत सारे मामले जो यहाँ आते हैं कंपटीशन में, वो खास तौर से सिद्धांत के बाद मामलों पर सवाल आता है कि कौन से निर्णय में, यानी कौन से मामले में क्या निर्णय दिया गया। ठीक है, तो उनको आपको करना है, और दुराशय यही आपका महत्वपूर्ण सवाल है, और ये मेंस में भी आता है, ध्यान रखना है आपको। मेंस को मेंस के हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो कुछ मामले हैं जिनको जो है आप यहाँ